वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी साइंस को हम लोग पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे थे और आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कंबसन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखें कि ये दहन क्या है। दहन का मतलब होता है कंबसन। कंबसन देखिए, दहन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा को मुक्त करती है, हीट का प्रोडक्शन करती है। तो दहन का मतलब होता है कि दहन क्या है। सबसे पहले तो एक केमिकल प्रोसेस है। देखिए, दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। केमिकल का मतलब होता है कि जब चेंजिंग हो जाए फिर वापस दोबारा उसमें परिवर्तन ना हो, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है जिसमें एक पदार्थ किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से, और उसके बाद हीट का प्रोडक्शन होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। और इसे ही हम लोग, और जो पदार्थ दहन का काम करता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग आते हैं दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ या दहनशील ईंधन, जिसे कंबस्टिबल सबस्टांस या कंबस्टिबल फ्यूल्स कहा जाता है। तो कंबस्टिबल सबस्टांस या कंबस्टिबल फ्यूल्स अर्थात दहनशील पदार्थ या दहनशील ईंधन। देखिए, दहन में शामिल होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। तो दहन में जो हमारे दहनशील पदार्थ हैं अर्थात ईंधन हैं, वे ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, किन किन रूपों में, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में। दहन में 3 प्रकार के पदार्थ शामिल होते हैं। अब दहन के दौरान अर्थात जो हमारा दहनशील पदार्थ है वह उस 3 प्रकार का होता है। ठोस जो जिसे दहनशील पदार्थ को ईंधन भी कहा जाता है। तो ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन तीनों प्रकार के अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए, दहन के दौरान प्रकाश जब हम लोग देखते हैं तो प्रकाश एक लौ के रूप में या एक चमक के रूप में दिखाई पड़ता है। तो दहन के दौरान जो प्रकाश का जब हम लोग निरीक्षण करते हैं तो वह एक लौ अर्थात ज्वाला या चमक के रूप में दिखाई पड़ता है। अब यह है एक ज्वलन तापमान, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है। देखिए, जिस तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है या फिर जलना प्रारंभ कर देता है उसे ही हम लोग ज्वलन तापमान या प्रज्वलन तापमान कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो किसी पदार्थ को आग पकड़ने या जलने के लिए जो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग ज्वलन तापमान कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ को आग पकड़ने या जलने के लिए न्यूनतम तापमान अर्थात वैसा न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे। तो सिंपल सी बात है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई आग पकड़े या जलना प्रारंभ करे वही तापमान उसका ज्वलन तापमान है। अब जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि एक कागज़ जो है वह छोटी सी चिंगारी से ही जल उठता है, लेकिन एक मोटे लकड़ी को जलाने के लिए ज़्यादातर मात्रा में आग चाहिए। तो कागज़ का ज्वलन तापमान क्या है, लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा है। उसी प्रकार गोईठा का जो ज्वलन तापमान है लकड़ी की अपेक्षा कम है, क्योंकि उसको जलने के लिए ज़्यादा आग चाहिए। अब है ज्वलनशील पदार्थ यानी कि इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। इनफ्लेमेबल मटेरियल्स कि जिन पदार्थों में आग आसानी से पकड़ लेता है
अर्थात जिसका जो ज्वलन तापमान होता है वह बहुत कम होता है, वैसे पदार्थ को इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स अर्थात ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। तो जिन पदार्थों में आग आसानी से पकड़ लेता है या फिर जिसका ज्वलन तापमान बहुत ही कम होता है उसे ही इन्फ्लेमेबल मटेरियल या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में पेट्रोल, शराब, एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सभी क्या हैं? तो ज्वलनशील पदार्थ हैं, इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं। इन सब में आसानी से आग पकड़ लेता है। हम लोग आते हैं अब माचिस के बारे में। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है माचिस, जिसको हम लोग मैच कहते हैं, दिया सलाई का जो माचिस होता है। तो मैच अर्थात माचिस, देखिए माचिस की जो तिल्ली होती है, जो जिसे काठी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, तो माचिस की तिल्ली के छोरों पर गोंद और स्टार्च के साथ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है एक लकड़ी के छोरों पर। एक लकड़ी के छोर जिसे हम लोग माचिस की तिल्ली कहते हैं, तो उसके छोर पर गोंद और स्टार्च के साथ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि माचिस के तिल्ली के छोरों पर कौन कौन से केमिकल मटेरियल्स लगे रहते हैं। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, इन्हें माचिस की तिल्ली के छोरों पर गोंद और स्टार्च के साथ सटा दिया जाता है। किसी रुखड़े सतह पर माचिस को रगड़ने पर घर्षण के कारण श्वेत फास्फोरस जल उठता है। इसी कारण श्वेत फास्फोरस दिया सलाई बनाने वाले कामगारों और स्वयं दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। अब देखिए श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल चूँकि माचिस बनाने में किया जाता है, लेकिन जहाँ तक संभव होता है श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि जब इस श्वेत किसी रुखड़े सतह पर माचिस को हम लोग रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण श्वेत फास्फोरस जल उठता है। श्वेत फास्फोरस क्या होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, अति ज्वलनशील होता है। तो इसी कारण जो है श्वेत फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने वाले कामगारों और स्वयं दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। अर्थात जो दिया सलाई बनाते हैं उनके लिए भी यह जो वाइट फास्फोरस है खतरनाक है, साथ ही साथ जो इसका इस्तेमाल करता है श्वेत फास्फोरस वाले दिया सलाई का, उसके लिए भी खतरनाक है। अब इसके स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो आजकल दिया सलाई का जो माचिस होता है उसके छोरों पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही उपयोग किया जाता है। और ये रुखड़ी सतह पर शीशे का चूर्ण और थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल फास्फोरस बहुत कम खतरनाक होता है। देखिए श्वेत फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वह विस्फोट होकर जलने लगता है, लेकिन लाल फास्फोरस में यह गुण नहीं है। इसलिए लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में होता है और श्वेत फास्फोरस का उपयोग बारूद बनाने में होता है। तो आजकल का जो दिया सलाई है उसके माचिस में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही प्रयोग होता है। और जो रुखड़ी सतह होता है जिस पर इस माचिस के तिल्ली को रगड़ा जाता है उस पर शीशे का चूर्ण होता है और थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल फास्फोरस कम खतरनाक है। देखिए माचिस की तिल्ली को रुखड़े सतह पर रगड़ने पर कुछ लाल फास्फोरस जो है वह श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और इस श्वेत फास्फोरस का माचिस की तिल्ली पर स्थित पोटेशियम क्लोरेट से त्वरित प्रक्रिया होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा एवं ताप उत्पन्न होता है। इस प्रकार एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जल उठता है और माचिस में दहन प्रारंभ हो जाता है। तो
माचिस में जो आग पकड़ता है कैसे पकड़ता है कि माचिस की तिल्ली को जब हम लोग रुखड़े सतह पर रगड़ते हैं, रुखड़ा सतह का मतलब क्या, दिया सलाई का जो छोर रहता है, जो रुखड़ा दिया रहता है जिस पर रगड़ते हैं, तो उस पर लाल फास्फोरस लगा रहता है जो परिवर्तित होकर श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। और श्वेत फास्फोरस जो होता है, जब इस परिवर्तित श्वेत फास्फोरस को माचिस की तिल्ली पर जो पोटेशियम क्लोरेट रहता है उसके साथ जब हम लोग रगड़ते हैं तो त्वरित प्रतिक्रिया करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार एंटीमनी ट्राइसल्फाइड में ये जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वह जल उठता है और माचिस में दहन प्रारंभ हो जाता है। अब हम लोग देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा देखें। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO2, क्या होता है CO2। देखिए यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ऑक्सीजन की तुलना में भारी गैस होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म तो CO2 के बारे में यहीं से निकल गया कि ऑक्सीजन की तुलना में यह कैसा होता है, तो भारी होता है। इसका उपयोग बिजली के उपकरण में और पेट्रोल की आग बुझाने में होता है। देखिए ऑक्सीजन से बिल्कुल उल्टा इसका काम है। ऑक्सीजन का उपयोग आग जलाने में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेट्रोल की आग बुझाने में होता है। इससे विद्युत उपकरण को कोई नुकसान नहीं होता। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को कोई नुकसान नहीं होता। इस कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य काम क्या है, ईंधन और ऑक्सीजन के संपर्क को भंग कर देना, अर्थात यह आग को बुझाने का काम करता है, दहनशील पदार्थ को दहन को रोकने का काम करता है। तो इस CO2 का मुख्य काम है ईंधन और ऑक्सीजन के संपर्क को भंग कर देना। यह आग पर कंबल की तरह कार्य करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग पर कंबल की तरह कार्य करता है। कंबल की तरह कार्य करने का मतलब क्या है कि आग को यह बुझाने का काम करता है। अब देखिए दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में दहन 3 प्रकार के होते हैं। एक है तीव्र दहन, दूसरा है स्वतः दहन और तीसरा है विस्फोट। तो तीव्र दहन जिसे रैपिड कंबसन कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपिड कंबसन। तो किसी पदार्थ का तेजी से जलना और प्रकाश पैदा करना, इस प्रक्रिया को तीव्र दहन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ तेजी से जलता है और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन को रैपिड कंबसन अर्थात तीव्र दहन कहा जाता है। तो जो पदार्थ तेजी से जलता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन अर्थात रैपिड कंबसन कहा जाता है। अब है स्वतः दहन। अब क्या है, स्वतः दहन, जिसे हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबसन अर्थात स्वतः दहन। देखिए जब कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के जलता है और फिर लपटों में फट जाता है, तो जब कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के जल उठता है और वह लपटों में फट जाता है तो इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन अर्थात स्पॉन्टेनियस कंबसन। यानी सिंपल सी बात है कि जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के बिना ही जल उठता है, जैसे कि अभी हमने उदाहरण बताया था श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस में क्या होता है, स्वतः दहन होता है। CNG LPG अचानक से जल उठता है तो इसे हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं। और तीसरा है विस्फोट, जिसे एक्सप्लोजन कहा जाता है। अब एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ को प्रज्वलित करने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश एवं गैस मुक्त होता है, साथ ही साथ इसमें साउंड उत्पन्न होता है। तो जब कोई पदार्थ जलता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और गैस उत्पन्न होता है, साथ ही साथ इसमें साउंड भी उत्पन्न होता है, अर्थात
ध्वनि भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के दहन को हम लोग एक्सप्लोजन अर्थात विस्फोट कहते हैं। अब आता है ज्वाला। अब आता है ज्वाला। ज्वाला जिसे फ्लेम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्लेम। फ्लेम जलने के दौरान वाष्पन का निर्माण होना। तो ज्वाला किसे कहते हैं कि जब कोई पदार्थ जलता है और जलने के दौरान वाष्पन का निर्माण होता है। जब कोई पदार्थ जलता है, जलने के दौरान वाष्पन का निर्माण होता है, तो इसे ही हम लोग ज्वाला कहते हैं, फ्लेम कहते हैं, अर्थात लौ उत्पन्न होता है, इसे ये ज्वाला कहते हैं। अब देखिए ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र किसे कहते हैं, अर्थात नॉन ल्यूमिनस जोन, इसमें उच्च तापमान होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ज्वाला के अदीप्त अर्थात जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, अर्थात जहाँ पे ज्वाला नहीं उत्पन्न होता है, तो उस क्षेत्र में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। अर्थात ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में नॉन ल्यूमिनस जोन में टेम्परेचर कितना रहता है? हाई रहता है, उच्च तापमान रहता है। जैसे कि मिट्टी के तेल और पिघले हुए मोमबत्ती से ज्वाला का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, जो पिघला हुआ मोमबत्ती जो होता है इस तरह से जलता है, तो इस तरह से जलने के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे ज्वाला का इस तरह इधर क्षेत्र में निर्माण होता है, फ्लेम का निर्माण होता है। तो मिट्टी के तेल एवं पिघले हुए मोमबत्ती से ज्वाला का निर्माण होता है। अब देखिए चारकोल में वाष्पीकरण नहीं होता है, इसीलिए लौ का उत्पादन इसमें नहीं होता है। तो चारकोल जो होता है लकड़ी का, जब लकड़ी को जलाते हैं अपूर्ण ऑक्सीजन में, तो उसमें वाष्पीकरण नहीं होता है, इसलिए उसमें लौ का उत्पादन नहीं होता है। अब है ईंधन। अब है हम लोग पढ़ते हैं ईंधन के बारे में। देखिए घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ये ऊष्मा ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो ईंधन किसे कहते हैं? जिससे खाना पकता है। तो ये घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो मुख्य रूप से लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि ईंधन के स्रोत हैं। तो ईंधन के स्रोत कौन कौन हैं? तो जैसे कि लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, ये सभी ईंधन के स्रोत हैं। अब देखिए गुड फ्यूल अर्थात अच्छा ईंधन क्या है? अच्छा ईंधन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा चीज़ है। पहले आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, चीप अर्थात सस्ता होना चाहिए, मध्यम दर पर हवा में आसानी से जलना चाहिए, बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करना चाहिए, और कोई भी जलने के बाद अवशेष न छोड़े। तो अच्छे ईंधन अर्थात गुड फ्यूल का पहचान क्या है? आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, सस्ता अर्थात चीप होना चाहिए, मध्यम दर पर हवा में आसानी से जल उठना चाहिए। अर्थात ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि एक पर एक विस्फोट हो जाए या ज़्यादा मात्रा में आग उत्पन्न करे। तो मध्यम दर पर हवा में आसानी से जलना चाहिए, बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करना चाहिए। यह ईंधन जो हो वह बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करे। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी अवांछनीय पदार्थ अर्थात अनडिजायरेबल सब्सटेंस पीछे नहीं छोड़े। अर्थात जलने के बाद किसी प्रकार की कोई भी अवशेष जैसे धुआं, राख या फिर अन्य कोई जो ठोस पदार्थ है वह शेष नहीं छोड़े। तो इसे ही हम लोग अच्छा ईंधन कहते हैं, गुड फ्यूल कहते हैं। अब है ईंधन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। अब ईंधन की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल क्या है? देखिए किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन पर
जितनी मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है उसे ही ईंधन की दक्षता कहते हैं और इसे कैलोरी मान भी कहा जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसे हम लोग कैलोरी मान कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, इसे ही ईंधन की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कहा जाता है। तो इसे ऊष्मीय मान भी कहा जाता है, ईंधन का ऊष्मीय मान, कि 1 किलोग्राम ईंधन को जलाते हैं तो उसके पूर्ण दहन पर जितनी मात्रा में ऊष्मा की मात्रा उत्पादित होती है उसे ही उस ईंधन की दक्षता या उस ईंधन का कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान कहा जाता है। इसकी इकाई क्या है तो किलो जूल प्रति किलोग्राम है, किलो जूल प्रति किलोग्राम इसकी क्या है, इकाई है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब है कुछ ईंधन दिया है और उसका कैलोरी मान दिया है, कुछ ईंधन है और उसका कैलोरी मान है। जैसे यहाँ पे है गाय का गोबर, गाय का गोबर है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम गाय के गोबर को जलाने पर 6000 से लेकर 8000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लकड़ी जो होता है, लकड़ी का ज़्यादा होता है 17000 से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो लकड़ी का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ऊष्मीय मान वह 17000 किलो जूल प्रति किलोग्राम से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसके बाद कोयला, कोयला का और ज़्यादा होता है। तो कोयला जो होता है उसका कैलोरी मान अर्थात ऊष्मीय मान 25000 से लेकर 33000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। कितना, 25000 से 33000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल का 45000, पेट्रोल का 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। किरोसिन का भी 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। डीजल का भी 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मीथेन का ज़्यादा होता है। अब देखिए मीथेन का ज़्यादा होता है इसीलिए जो एलपीजी होता है एक अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि जब ये जलता है तो किसी प्रकार का राख और धुआं उत्पन्न नहीं होता है। इसको सिलेंडर में भर के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। भंडारण में भी आसान है, इसको रखना भी आसान है, परिवहन में भी आसान है। तो ये अच्छा ईंधन है, सबसे बेहतर ईंधन, इसीलिए इसका इस्तेमाल घरेलू उपयोग में होता है, भोजन बनाने में। तो मीथेन गैस रहता है एलपीजी में, इसका कैलोरीफिक वैल्यू 50000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। इसके बाद है सीएनजी, जिसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका भी कितना होता है तो 50000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। आज दिल्ली में सभी गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं। हालांकि ये फास्ट तो है लेकिन खतरनाक भी है। एलपीजी इसका तो 55000 होता है सबसे। इसके बाद है बायोगैस, बायोगैस का 35000 से 40000 और हाइड्रोजन का 15000। हालांकि हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि यह बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल है, अति ज्वलनशील है, विस्फोट करता है। इसीलिए ऐसे तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जा रहा है? हाइड्रोजन को। तो इसका 15000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है ऊष्मीय मान, जबकि बायोगैस का 35000 से 40000। अब देखिए अब है कि जलती हुई ईंधन के द्वारा हानिकारक उत्पाद अर्थात बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि जलती हुई ईंधन के द्वारा कौन कौन से हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और कार्बन ईंधन से हानिकारक कण का उत्पादन होता है जो बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है, जिससे सांस की बीमारी और अस्थमा का खतरा बना रहता है। तो लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन से हानिकारक कणों का उत्पादन होता है। ये सभी खतरनाक प्रदूषक होते हैं जिससे सांस की बीमारी और अस्थमा का खतरा रहता है। अस्थमा अर्थात जिसे दम्मा कहा जाता है।
अब हम लोग देखें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो इम्पॉर्टेंट है अम्ल वर्षा के बारे में, जिसे एसिड रेन कहा जाता है। देखिए इसमें पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें रहती हैं, तो दिमाग में नोट कर लेंगे। एक तो सल्फर रहता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अर्थात NO2 रहता है। ये दोनों बारिश के पानी में घुल जाते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं, और जब वही वर्षा के रूप में नीचे आता है तो वह वर्षा एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा कहलाता है। कि देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग खेतों में क्या करते हैं, यूरिया वगैरह छिड़कते हैं, जो कि एक केमिकल पदार्थ है हानिकारक। जब ये पानी जब सिंचाई करते हैं तो उसके पानी से भाप बन के ये ऊपर उड़ जाते हैं, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और जाके बादल में मिल जाते हैं। जब फिर वर्षा होती है तो वह मिट्टी को प्रदूषित करती है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इससे फसल, इमारत और मिट्टी ये दोनों बहुत ही नुकसान होते हैं। ये फसलों, इमारतों और मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं, और जब वे वर्षा के रूप में नीचे आते हैं तो इस प्रकार के वर्षा को एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा कहा जाता है। इससे फसल, इमारत और मिट्टी बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। अब जैसे कि आज का जो ताजमहल पीला पड़ गया है, तो इसका मुख्य वजह क्या है, यही अम्ल वर्षा। अब है CNG के बारे में एक अंतिम टॉपिक है CNG, जिसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। पूरा नाम है CNG का, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग डीजल और पेट्रोल की जगह ऑटोमोबाइल के ईंधन के रूप में होता है। अर्थात जो गाड़ियां होती हैं, बस और ऑटो, टेम्पू, इन सबों में डीजल और पेट्रोल की जगह इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। किसका, CNG का। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। जो CNG होता है इसमें बहुत कम मात्रा में हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं, और यह एक क्लीनर फ्यूल है, अर्थात गंदगी को भी साफ कर देता है। अर्थात देखिए जैसे कि पेट्रोल और डीजल का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंजन में थोड़ी अशुद्धियाँ मौजूद हो जाएगी, लेकिन CNG क्या करता है कि सभी अशुद्धियों को ख़त्म कर देता है, और एक इंजन को बिल्कुल ही क्या रखता है, तो साफ रखता है। तो ये तो था हमारा दहन और ज्वाला, फ्यूल, कंबसन और फ्यूल्स। 8वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर था केमिस्ट्री का। तो देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो है आप लोग को नई जो वीडियो आएगी उसकी सुविधा आप लोग को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।